हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी रक्षक की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2025 के 15 सितंबर 2025 के शिफ्ट फर्स्ट को। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे और आने वाले शिफ्ट में आपका एग्जाम है या फिर आने वाली डेट्स में किसी डेट को आपका एग्जाम है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी अच्छा करके आ सकते हो अपने एग्जामिनेशन में। क्योंकि इस वीडियो में हम ओवरऑल जो पेपर आज का पेपर हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस सभी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और उसके साथ चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको हर एक दिन के पेपर के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जो मैं शेयर कर सकता हूं और जो एसएससी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही। ठीक है, तो पूरी तरीके से ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद समझाने के बाद, रिव्यू के बाद मैं आगे आपको क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं जिन्हें आपको याद कर लेना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना सभी 25 क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश की कि किस प्रकार का पेपर है। इंग्लिश का लेवल इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं, और बहुत टफ इंग्लिश नहीं पूछी जा रही है। अगर आप अच्छा करके जा रहे हो, अच्छा कर रहे हो मॉक टेस्ट वगैरह में, और बहुत नेक्स्ट लेवल के मॉक टेस्ट की नीड नहीं है। अगर आप नॉर्मली या फिर यूं बोलें कि प्रीवियस पेपर में 20, 21, 22 कर लेते हो, तो आप आराम से एग्जामिनेशन में भी जाकर 20 के आसपास, 20 प्लस भी करके आ सकते हो इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश के बारे में ये बात ध्यान रखना, और इस पर ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करें अगर हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है और आपके सभी टॉपिक्स क्लियर हैं, तो आप आराम से रीजनिंग में 25 आउट ऑफ 25 कर सकते हो। अगर 25 नहीं करोगे, 24 तो करके आ जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन इसमें 25 आउट ऑफ 25 करने के भी चांसेस हैं। लेकिन अगर आपकी रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे कि क्लॉक वाला टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अगर वो सब थोड़े वीक हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं 22, 23 मतलब 20 प्लस आप करके आ सकते हो। लेकिन अगर आपका बहुत अच्छा है, आपने रीजनिंग में प्रैक्टिस की हुई है, तो आप 25 आराम से कर लोगे। बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स जो है वो मॉडरेट टू हाई लेवल की मैथ्स आज के शिफ्ट में पूछी गई है, और ये इसी तरीके से रह रहा है। कभी कभी मैथ्स का लेवल जो है काफी टफ हो जाता है, काफी मींस क्वेश्चंस आप तब भी कर सकते हो, डुएबल होता है उस टाइम पर भी। तो आप आराम से अभी भी मैथ्स में अगर बात करें तो 18 to 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप अच्छा करके जा रहे हो, प्रैक्टिस अच्छी है आपकी, और आपने मॉक टेस्ट भी अच्छे से लगाया है, प्रीवियस पेपर को अच्छे से करा है, तो आप और अच्छा कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स की बात करें अगर हम, तो इसमें 20, 22 के अराउंड आराम से कर सकते हो। रीजनिंग को छोड़ देते हैं, रीजनिंग 25 भी आप कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब ये बात हो गई कंप्लीटली कि जो 3 पेपर्स हैं, 3 जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में। अब बात करते हैं हमारे पेपर के चौथे सब्जेक्ट की, और उसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको कराने वाला हूं। 25 टोटल क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन भी इसमें है, जिनकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, लोहड़ी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो लोहड़ी त्योहार है ये पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, पंजाब में ये मनाया जाता है। ठीक है, और ये मकर संक्रांति में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं नेक्स्ट, और ये फसल त्योहार है, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है। एक और बात, रबी फसलों की कटाई का प्रतीक है। रबी फसलें कौन सी होती हैं? जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। ठीक है, और इसलिए इसे भी ध्यान रखना, रबी फसलें मतलब जो ठंडी में बोई जाती हैं, उन फसलों को रबी फसल बोला जाता है। और खरीफ किसे बोला जाता है? जो गर्मी में बोई जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो यहां पर इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, सो दैट आप कंफर्टेबल होकर देख पाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1928 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। तो इसे भी आपको याद रखना होगा। और इसकी स्थापना जो है चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने मिलकर की थी। और कहां पर इसकी स्थापना हुई थी? फिरोजशाह कोटला मैदान में, जो फिरोजशाह कोटला मैदान है अभी, उसमें यहां पर हुई थी। इसे अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन का नामकरण किसने किया था? तो गांधी जी का जो सत्याग्रह आंदोलन था, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, तो जो ये आंदोलन था इसके बारे में इसका नामकरण जो किया था मगन लाल गांधी ने किया था। मगन लाल जो थे ये इनके भतीजे थे। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा प्रदूषण किसके कारण फैलता है?
पॉल्यूशन की वजह क्या है उत्तर प्रदेश और बिहार में? तो यहाँ पर सबसे परफेक्ट ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा, धूल, ईंट भट्टे और निर्माण कार्य जो हैं, ये कंस्ट्रक्शन वर्क जो हैं, ये यहाँ पर बिहार में, उत्तर प्रदेश में पॉल्यूशन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी वजह से होती है। और ये बात भी आप लोग ध्यान रखना कि सर्दियों में ये पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अगला सवाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध जो है छऊ नृत्य से है। किससे? छऊ नृत्य से है, छऊ डांस से है इनका संबंध। और गोपाल प्रसाद दुबे छऊ नृत्य के एक कलाकार हैं। ये एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है, ये भी ध्यान रखना, अर्ध शास्त्रीय है, जो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। अगला सवाल, तंजावुर के जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण जिसके द्वारा कराया गया था वो थे राजराजा चोल प्रथम। ठीक है, इनको आप लोग याद रखना। और ये मंदिर 11वीं सदी में चोल वंश के शासक राजराजा चोल द्वारा बनवाया गया था। और ये चोल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। भारत के संविधान के अनुसार कितने वर्ष की आयु के बच्चों के बीच प्राथमिक शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का मौलिक कर्तव्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 to 14 ईयर्स, सॉरी 16 बोल रहा हूं, 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, उनको प्राथमिक शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों में इसे मेंशन करा गया है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस which providing primary education is fundamental duty of parents is 6 to 14 years। ठीक है, और ये 86वें संविधान संशोधन 86 जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें 2002 में अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया था। तो कभी कभी यह भी सवाल आ जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 21A अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया था। कब? 2002 में। और कौन सा संशोधन था? 86वां संशोधन था। पूरा पाषाण काल, जिसे हम पैलाइलिथिक एज भी बोलते हैं, इसे कितने भागों में विभाजित किया गया? तो इसे टोटल 3 भागों में विभाजित करा गया है। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, जिसमें निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल बोला जाता है। अगला सवाल था, कोई व्यक्ति अपराध करने के बाद अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि, तो ये जो है आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। कोई भी व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसे ये बाधित नहीं किया जा सकता है कि तुम अपने खिलाफ गवाही दो। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये आत्म अभिशंसा से सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नूरजहां की उपाधि किसे दी गई? तो नूरजहां की उपाधि मेहरुन्निसा को दी गई थी। और ये जो थी, ये सम्राट जहांगीर ने दी थी नूरजहां को। जगत की रोशनी ये बोला जाता है, नूरजहां मीन्स जगत की रोशनी। और ये मेहरुन्निसा जो थी मुगल सम्राट जहांगीर की प्रिय पत्नी थी, और इसीलिए इसे दिया गया था नूरजहां की उपाधि। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता में केरल के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? किस राज्य को प्राप्त हुआ है दूसरा स्थान? तो सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम जो है ये दूसरा राज्य है जहां पर सबसे अधिक स्त्री साक्षरता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 65.46% जो है ये भारत की ओवरऑल स्त्री की जो साक्षरता है 2011 के अकॉर्डिंग है। अभी तो बढ़ गई होगी। 2011 के अनुसार केरल 92% और मिजोरम 89.27% महिला साक्षरता दर के साथ 1 और 2 नंबर पर है। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है ये कर्नाटक की शरावती नदी पर स्थित है और भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। तो याद रख लेना कहां पर है? कर्नाटका में है। अगला सवाल, वायुमंडल के किस भाग में कुल जलवाष्प का लगभग 90% भाग विद्यमान रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्षोभ मंडल। इसे ट्रैपोस्फेयर बोलते हैं और इसमें ही कुल जलवाष्प का लगभग 90% होता है। ठीक है, टोटल वाटर वेपर का। और इसमें जितनी भी आप देखते हो सबसे निचली परत है, पहले तो ये जान लो कि सबसे निचली परत है ये हमारे वायुमंडल की। और यहां पर जो है क्षोभ मंडल, जहां बादलों का निर्माण होता है, वर्षा वगैरह सब मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों का मातृत्व किस वंश में था? तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। टू विच लीनियज डिड द मुगल्स बिलोंग? तो लीनियज जो था, मातृत्व जो था, वो था मुगलों का मंगोल वंश से। किससे? मंगोल से, मंगोल डिनेस्टी से था।
ठीक है। वहीं पर अगर पिता पक्ष की बात करें तो तैमूर वंश से था, तैमूर वंश से, और मंगोल से था, इसीलिए इन्हें मुगल बोला जाता है। मां पक्ष की तरफ से चंगेज खान के मंगोल वंश से थे, इन्हें मुगल भी इसी वजह से, मंगोल का फारसी रूपांतरण जो है ये मुगल है, ठीक है। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारदौली को लीड करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और ये जो है 1928 में किसान आंदोलन था, इसे भी आपको याद रखना होगा, ये गुजरात में हुआ था। और वहीं पर गुजरात की महिलाओं ने सरदार की उपाधि भी दी थी सरदार पटेल को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है? तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत जो है भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह जो है भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। विधि मतलब कानून का जो सलाह देने वाला भारत सरकार के लिए, यह सबसे सर्वोच्च होता है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है अभी वर्तमान में भारत के जो वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं वो कौन है, बताना है आपको कमेंट करके। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉल हेराल्ट प्रक्रिया जो है, इसके द्वारा ही बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यह एक विद्युत अपघटन, अब यहां पर सवाल आ जाए कि कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये विद्युत अपघटन की एक प्रक्रिया है जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोला जाता है। इसी का प्रयोग करके एल्यूमिनियम जो है ऑक्साइड, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है। कौन सा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे एल्यूमिना बोला जाता है, उससे एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहां स्थित है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो क्रमशः स्थान स्थित है, जहां से उनका उद्गम हुआ है, सोर्सेज जो है इनकी, वो गंगा नदी का हुआ है गंगोत्री ग्लेशियर से, और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से जो है तिब्बत से, किसका हुआ है? ब्रह्मपुत्र का। तो दोनों का याद रख लेना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत में 2510 किलोमीटर की सीमा है, लंबाई है, लेंथ है, याद रखना। और सबसे चौड़ी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। गुजरात राज्य कहां पे चौड़ी है? तो ये भी ध्यान रख लेना, ये असम में सबसे ज्यादा चौड़ी होती है। गुजरात राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो ये पाकिस्तान के साथ गुजरात की सीमा लगती है, याद रख लेना। और ये पश्चिमी सीमा, गुजरात की पश्चिमी सीमा लगती है। गुजरात भारत का ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करता है, और गुजरात ही वो स्टेट है जो कि जहां की सबसे बड़ी जो समुद्र तट की लंबाई है वो है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है, पुरी, उड़ीसा के पुरी तट पर ये स्थित है, और ये भगवान जगन्नाथ विष्णु को समर्पित है। किसे? विष्णु को, कृष्ण को, ठीक है, याद रख लेना। अगला सवाल, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मोहम्मद गौरी ने 1175 में पहला आक्रमण मुल्तान के खिलाफ किया था। मुल्तान जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, और इसी पर किया था, ठीक है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो तैमूर ने 1398 में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था, और उसके बाद भारत में 1414 के आसपास जो है ये वंश स्थापित हुआ था, और इसका नाम क्या था? सैयद वंश। खिज्र खान ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तैमूर ने 1398 में आक्रमण करा था, दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई, फिर 1414 में सैयद वंश का शासन शुरू हुआ खिज्र खान के नेतृत्व में। उसके बाद गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किया जाना अनिवार्य है? तो पुलिस को 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे वो अपनी कस्टडी में रख सकती है पुलिस, उसके बाद 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोर्ट में आपको पेश करना ही है। उसके बाद आपको कोर्ट से ऑर्डर पास कराना होगा, अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो उसकी जो कस्टडी है उसे, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान? तो इसका सही जवाब खुशवंत सिंह हो जाएगा। खुशवंत सिंह की ये पुस्तक है, और ये भारत पाकिस्तान का जो अलग हुए थे 1947 में, उस पर आधारित है, विभाजन के दौरान घटनाओं पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित 10 डिग्री चैनल निम्न में से किन्हें अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इन्हें अलग अलग करता है, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग होते हैं, इन्हें आप लोगों को याद रखना होगा। तो ये 25 क्वेश्चंस जीके के, जो कि मुझे लगता है कि हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, और ये इंपॉर्टेंट रिव्यू आप लोगों के लिए था जो मैंने आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीके और आपका पूरा कंप्लीट इंग्लिश का और मैथ्स का, रीजनिंग का
सभी प्रकार से मैंने पूरा रिव्यू कर दिया, पूरा पेपर आपको समझा दिया। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे, और ऐसे ही आप समझना चाहते हैं, डेली आप हर शिफ्ट का पेपर समझना चाहते हैं, तो मुझे भी एक होप रहेगी आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और उसके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे भी जरूर जुड़ेंगे आप लोग। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, और आगे अगर एग्जाम है तो इन क्वेश्चंस को रट्टा मार लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।